डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांग्लादेश में वोटिंग जारी। 300 संसदीय सीटों के लिए हो रहे चुनाव में जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच टक्कर। पहली बार शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनावी मैदान से बाहर। बांग्लादेश में चुनाव के साथ चल रहा जनमत संग्रह। आज भारत बंद। ट्रेड यूनियनों और किसान यूनियनों ने बंद किया आह्वान। सरकार के 4 नए लेबर कोड का विरोध। निजीकरण समेत कई श्रम नीतियों के विरोध में बंद। बैंकिंग सेवा पर होगा असर। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। बैठक में 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी। कैबिनेट के फैसले से लंबे समय बाद कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। इलाज होगा सरल, बोनस भी मिलेगा। दुबई में लंबे समय से फंसे झारखंड के 14 मजदूरों की स्वदेश वापसी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की दखल के बाद सुरक्षित लौटे। दुबई की कंपनी रख लिया था मजदूरों का कागजात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां बांग्लादेश में वोटिंग जारी। बांग्लादेश में 300 संसदीय सीटों के लिए वोटिंग जारी। 300 संसदीय सीटों के लिए 12.7 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं। जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच टक्कर। पहली बार आवामी लीग चुनावी मैदान से बाहर। बांग्लादेश चुनाव में 10 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। बांग्लादेश में चुनाव के साथ चल रहा जनमत संग्रह। आपको बता दें, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज आम चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। यह चुनाव 2024 के उस हिंसक आंदोलन के बाद हो रहे हैं जिसके कारण 15 साल से शासन कर रही तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाना पड़ा था। शेख हसीना की सरकार गिरने के 18 महीने बाद यह चुनाव हो रहा है। बांग्लादेश में हो रहे चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की 300 संसदीय सीटों के लिए 12.7 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं। बांग्लादेश के चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है जब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनाव से बाहर है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आंदोलन के दमन और हत्याओं का दोषी ठहराए जाने और उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी आवामी लीग पार्टी को भी यूनूस सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। ऐसे में अब मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 पार्टी गठबंधन के बीच है। बीएनपी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो 17 साल के निर्वासन के बाद ढाका लौटे हैं। वह प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें लगभग 10 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। आयोग के अनुसार यह देश के चुनाव इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। अब तक हिंसा की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के साथ एक जटिल 84 सूत्रीय सुधार पैकेज पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी हो रहा है, जिसमें मतदाताओं को तय करना है कि वह यूनूस सरकार द्वारा पेश संवैधानिक सुधार मसौदे के पक्ष में है या फिर खिलाफ में है। यह बांग्लादेश की आजादी के बाद से अब तक का चौथा रेफरेंडम है। आखिरी रेफरेंडम 1991 में हुआ था। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आज भारत बंद। ट्रेड यूनियनों और किसान यूनियनों ने बंद का आह्वान किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान। 4 नए लेबर कोड का विरोध। निजीकरण और श्रम नीतियों के विरोध में बंद। आज भारत बंद है। आपको बता दें, ट्रेड यूनियनों और किसान यूनियनों ने आज देश भर में हड़ताल बुलाई है। आज यानी 12 फरवरी के दिन भारत बंद से देश भर में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। ट्रेड यूनियन, किसान संगठनों और कई सामाजिक संगठनों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। यह हड़ताल लेबर सुधारों और दूसरी पॉलिसी के खिलाफ है। इनके बारे में यूनियनों का कहना है कि यह मजदूरों के अधिकारों और सुरक्षा को कमजोर करती है। भारत बंद की वजह से बैंकिंग सेवाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी दफ्तरों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। भारत बंद की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
आज के भारत बंद से पब्लिक सेक्टर के बैंक, ट्रांसपोर्ट सर्विस, सरकारी ऑफिस और कुछ इंडस्ट्री में रुकावट आ सकती है, खासकर केरल और उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां यूनियन की मजबूत पकड़ है। यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में देश भर से करीब 30 करोड़ मजदूर शामिल हो सकते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर के मुताबिक इस बार भागीदारी पिछले आंदोलनों से ज्यादा हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि 9 जुलाई 2025 के प्रदर्शन में करीब 25 करोड़ लोग शामिल हुए थे। यूनियनों के मुताबिक 600 से ज्यादा जिलों में बंद का असर पड़ सकता है। पिछले साल यह असर लगभग 550 जिलों तक सीमित था। यह हड़ताल 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के जॉइंट प्लेटफॉर्म ने बुलाई है, जिसमें AITUC, INTUC, CITU, HMS, TUCC, SCWA, AIUTUC, AICCTU, LPF और UTUC शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा, कृषि मजदूर संगठन, छात्र और युवा संगठन भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। यूनियन नेताओं का कहना है कि भारत बंद का मकसद मजबूत सोशल सिक्योरिटी उपायों और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा पर दबाव बनाना है। वे 4 नए लेबर कोड का विरोध करते हैं। उनका तर्क ये है कि ये मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, जॉब सिक्योरिटी को कम करते हैं और मालिकों के लिए कर्मचारियों को काम पर रखना और निकालना आसान बनाते हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसका मकसद क्या है? वहीं लोगों की मांगे क्या है और इस भारत बंद से किन किन जिलों में, राज्यों में प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, जो नए श्रम कानून है जिन्हें केंद्र सरकार लेकर आई है, साथ ही साथ जो MSP की मांग है, इसको लेकर ये ट्रेड यूनियनों की हड़ताल आज बुलाई गई है। और आप ये कह सकते हैं कि भारत बंद का आह्वान किया गया। और जो बंद में है, जो सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जैसा कि ट्रेड यूनियन, केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है उनका कहना है, तो उनका जो संयुक्त मोर्चा है उसने ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। जो तमाम सेक्टर हैं उसमें तो, क्योंकि ये जो ट्रेड यूनियंस होती हैं उनसे वो जुड़ी होती हैं, तो आप ये कह सकती हैं कि जो बैंकिंग सेवा है उसको लेकर या तमाम जो दूसरे ट्रांसपोर्ट सेवा है, तमाम सेवाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो अब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और किसी तरह से कहीं पर किसी तरह की दिक्कत अभी तक पेश नहीं आ रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे जो देहरादून से आ रही है। धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। धामी कैबिनेट की बैठक में 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी। कैबिनेट के फैसले से लंबे समय बाद कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। इलाज होगा सरल, बोनस भी मिलेगा। आपको बता दें, देहरादून में आयोजित धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें कुल 6 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। धामी कैबिनेट ने ESI से जुड़े और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। एक और जहां उनके इलाज के लिए अब चिकित्सकों की कमी नहीं होगी, तो वहीं दूसरी ओर अब उन्हें पूरा बोनस भी मिल सकेगा। सरकार ने श्रम विभाग के तहत पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। कोविड काल में इसमें संशोधन किया गया था, लेकिन अब 1965 कर्मचारियों को फिर से बोनस देने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ESI डॉक्टरों की नियुक्ति संबंधी 2006 की नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत 94 नए पद सृजित हो जाएंगे, जिनमें ग्रेड A के 11, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 6 और असिस्टेंट डायरेक्टर का 1 पद शामिल है। इन पदों पर चयन मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होगा। गृह विभाग में नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत DSP समेत 22 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। वहीं उत्तराखंड कारागार नियमावली 2024 में संशोधन करते हुए बार बार अपराध करने वालों को केंद्र सरकार के एक्ट के अनुरूप हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित करने का प्रावधान किया गया है। दैनिक श्रमिकों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया है। कुल 893 पदों में से 304 श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिल सकता है, जबकि 589 को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब सभी पात्र श्रमिकों को न्यूनतम 18,000 रुपए वेतन देने का निर्णय लिया है।
वहीं इसके अलावा कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के साथ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री खाद्य योजना को भी जोड़ा जाएगा, जिसके तहत 25% तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इन फैसलों को सरकार ने प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम बताया है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जो 6 प्रस्ताव पारित किए गए हैं कैबिनेट बैठक में, उसमें से कौन से अहम प्रस्ताव हैं? नहीं, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कैबिनेट बैठक ली, उस कैबिनेट बैठक में कई मुद्दे सामने आए और जिनकी अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण कई सारे मुद्दे हैं। फिर अगर हम दैनिक श्रमिकों के हित की बात करें, जिसमें कहा गया है कि कुल लगभग जो है वो 893 पदों को जो है वो न्यूनतम वेतन में रखा जाएगा। मतलब पदों में से 304 जो है उनको न्यूनतम वेतन में रखा जाएगा और बाकी को जो है वो लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा था, उन्हें भी जल्दी ही इसमें लेकर आया जाएगा। यानी कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके छोड़कर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को जो है उन्होंने कहा कि और अच्छा किया जाएगा। इसके लिए 94 नए पद जो है वो सृजित किए जाएंगे, जो ग्रेड ए के होंगे, जिसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी जो है उसमें 6 पद होंगे। यानी कि स्वास्थ्य विभाग से भी जो जुड़ा हुआ है उसको भी वो ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। बाकी अगर बात करें तो काफी अच्छे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं और जिनसे सीधे तौर पर लाभ जो है वो जनता को मिलता हुआ दिख रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक में 6 अहम प्रस्तावों को पारित किया गया है। वहीं कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। आज नोएडा आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शादी समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। इंजीनियर युवराज की मौत मामले पर बयान देने की उम्मीद। युवराज की मौत की एसआईटी जांच रिपोर्ट अभी तक लंबित। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा होंगे। वे सेक्टर 29 में एक शादी समारोह में शामिल होंगे। उनके आगमन पर सभी की नजर है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सख्त कर दिए हैं। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। इंजीनियर युवराज की मौत के बाद मुख्यमंत्री पहली बार नोएडा आ रहे हैं। मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट अभी तक लंबित है। लोगों को रिपोर्ट का भी इंतजार है। सीएम योगी पार्टी नेता, कार्यकर्ताओं समेत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं। बीते दिनों सेक्टर 150 में बेसमेंट के लिए खादे गड्ढे में डूबकर युवराज की मौत के मामले में एसआईटी ने जांच की थी। वहीं इस जांच की रिपोर्ट अभी तक लंबित है। एसआईटी का गठन सीएम योगी के आदेश पर हुआ था। उम्मीद है कि युवराज प्रकरण और एसआईटी रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण बयान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर सेक्टर 38 में हेलीपैड बनाया गया है। यहां से सड़क मार्ग होते हुए वे सेक्टर 29 में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। संभवतः दोपहर बाद वो 2 से 3 बजे तक सीएम शहर में पहुंच सकते हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पी रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, आज योगी आदित्यनाथ नोएडा आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा लेकर क्या इंतजाम है और क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं? वहीं युवराज की मौत के मामले में भी वो कुछ बयान दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये हालांकि निजी कार्यक्रम है। लगभग 4 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ बोटेनिकल जो गार्डन है वहां पर हेलीपैड बनाया हुआ है, वहां पर आएंगे। उसके बाद बाय रोड सेक्टर 29 जहां पर निजी कार्यक्रम है वहां पर शिरकत करेंगे। तो माने लगभग 2 से 3 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ वो नोएडा में रहेंगे। युवराज की मौत जो कि 16 जनवरी को हुई थी, उसको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। जो एसआईटी रिपोर्ट में क्या रहा, किसकी लापरवाही भी है। तो हालांकि अभी तक एसआईटी रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक बड़ा कदम है आज सीएम योगी आदित्यनाथ उठा सकते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि आज का दिन है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए बड़ा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ है वो नोएडा पहुंचेंगे। तैयारियों की बात की जाए, प्रशासन है वो जुटा हुआ है और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। जो शिल्प हॉट है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग
1 घंटे तक बातचीत करेंगे। तो एक बड़ा दिन कह सकते हैं। अधिकारियों की माने तो वो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं और एक शादी समारोह है उसमें भी शिरकत करेंगे। और साथ ही जो एसआईटी टीम में जो अधिकारी मौजूद थे, जिसमें मेरठ कमिश्नर की बात की जाए, नोएडा कमिश्नर की बात की जाए, तो हर अधिकारी है, नोएडा प्राधिकरण से जुड़े भी अधिकारी है, वो मौके पर मौजूद रहेंगे। उनसे बातचीत की जाए आखिर युवराज की मौत के मामले में किस किस की लापरवाही थी और घटना की वजह क्या थी। अभी तक की माने तो एसआईटी रिपोर्ट है वो बनकर तैयार हो गई है। आज हो सकता है कि उस पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ विचार विमर्श कर और किन कारणों से घटना हुई है उस पर कोई ना कोई कार्रवाई का आदेश दें। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज शादी समारोह में नोएडा आ रहे हैं। वहीं नेता और अधिकारियों के साथ सीएम योगी आज बैठक भी कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दुबई में फंसे मजदूर स्वदेश लौटे। दुबई में फंस गए थे झारखंड के 14 मजदूर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की दखल के बाद सुरक्षित लौटे। दुबई की कंपनी ने रख लिया था मजदूरों का कागजात। भारतीय दूतावास ने मजदूरों को दिलाया वेतन। आपको बता दें, दुबई में फंसकर गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट का सामना कर रहे झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों को आखिरकार राहत मिल गई है। आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सभी मजदूर सुरक्षित रूप से अपने गृह राज्य झारखंड लौट आए हैं। जानकारी के अनुसार संबंधित कंपनी मजदूरों के वेतन में अनुचित कटौती कर रही थी और कई महीनों से उनका भुगतान लंबित था। इतना ही नहीं, कंपनी ने उनके पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी भी अपने कब्जे में रख लिए थे, जिससे वे असहाय स्थिति में फंस गए थे। मामला झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दुबई में कार्यरत जैद अहमद अंसारी से संपर्क किया। जैद अहमद अंसारी ने मजदूरों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और कंपनी प्रबंधन से सख्त वार्ता की। इसके बाद बकाया वेतन भुगतान और दस्तावेजों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कराई गई। पूरे मामले की जानकारी भारतीय दूतावास को दी गई। दूतावास के हस्तक्षेप के बाद कंपनी ने मजदूरों के बकाया भुगतान और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 प्रवासी मजदूर सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, ये जो है दुबई में फंसे 44 जो प्रवासी मजदूर थे वो फंसे हुए थे। वहां जाकर उनको जो है वेतन नहीं भुगतान हो रहा था और इसी क्रम में जो है कल रात जो है 11 की सकुशल वापसी हो गई। एक्चुअली में ये 2025 में ही ईएमसी एक कंपनी है जो वहां दुबई में ट्रांसमिशन लाइन काम करती है वो, तो उसी में ये दुबई गए हुए थे। ये मजदूर इनको लेकर गई थी, लेकिन जो ईएमसी कंपनी है वहां जाकर किसी दूसरे ठेकेदार को जो है वहां पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे देती है। और वो जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में थे, इन लोगों को जो मजदूर थे ये झारखंड के मोस्टली जो मजदूर थे वो झारखंड के ही थे, जो बगोदर के, नावाडी के, बरकट्ठा के, ये जो मजदूर थे वहां जाने के बाद उनको जो है जैसे तैसे छोटा मोटा पैसा दिया जाता था और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था, यानी उनका जो है दोहन किया जा रहा था। तब उसी मजदूरों में से एक मजदूर ने वहां जो है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से और जो है झारखंड के जो मुख्यमंत्री के से जब संज्ञान में जब ये बात आई तो उन्होंने इस पर जोर दिया और कहा कि जैसे भी हो इन मजदूरों की सकुशल वापसी होनी चाहिए। और दूतावास से जब बात करते हैं और दूतावास से बात करने के बाद जो है कंपनी पर ये दबाव डाला जाता है कि उनकी जो है सकुशल वापसी कराई जाए और उनको जो है जो उनका लंबित जो पेमेंट है उसको दिलाया जाए। तब जो है जब सरकार की जब दबिश पड़ती है तब जाके जो है कंपनी जो है उनको कहती है कि ठीक है, हम सारा रुपया जो है उनको दे देते हैं। और जो इसको पूरा देने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई हुई और अंततः जो है 11 सभी मजदूरों की जो है वापसी हो गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, दुबई में फंसे झारखंड के 14 मजदूर वापस भारत लौट आए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। घूसखोर पंडित पर एससी में सुनवाई आज। फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई। फिल्म घूसखोर पंडित की रिलीज पर रोक लगाने की मांग। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।
याचिका में फिल्म पर एक समुदाय विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं एक ऐसी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई है। आपको बता दें, फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं फिल्म घूसखोर पंडित की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में फिल्म पर एक समुदाय विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं एक ऐसी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।